ओके, तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था चार्जेस के बारे में, फिर इलेक्ट्रोस्टेट के बारे इलेक्ट्रोस्टेट से शुरू किए थे, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टेट, एंड हमने ख़त्म किया था चार्जेस की सारी प्रॉपर्टी देख के। हमने चार्जेस के बहुत सारे प्रॉपर्टी देखे। अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर मेरे चैनल पे वीडियो देख लेंगे, वो अपलोड कर दिया गया है। ओके, तो हम आज देखते हैं कूलम्स लॉ होता क्या है। ओके, कूलम्स लॉ के बारे में अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। तो एक कूलम्स लॉ, जो दो चार्जेस थे, जो हमारे दो चार्जेस थे, मैंने बताया था 2 टाइप्स के चार्ज होते हैं। तो एक होता है पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, और वो दोनों चार्ज अगर पास में रखा हो तो उनके बीच में क्या लगता है, फोर्स लगता है। और अगर सेम चार्ज हो, लाइक चार्ज हो, तो उनके बीच में क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स लगता है। और अनलाइक चार्ज हो, अगर एक प्लस क्यू हो दूसरा माइनस क्यू हो, तो उनके बीच में कौन सा फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उनके बीच में। ओके, अब उसी फोर्स के मैग्नीट्यूड निकाल कर किसने दिया था, कूलम ने एक्सपेरिमेंट किया, और उसने एक एक्सपेरिमेंट करके उन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स है उसके मैग्नीट्यूड के बारे में हमें बताया। ओके, तो वो मैग्नीट्यूड के बारे में हम देखते हैं। तो कूलम्स लॉ होता है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, ये ख्याल रखिएगा, 2 पॉइंट चार्ज is directly proportional to the product of both charge। दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एंड इनवर्सली proportional to the square of distance between them। ओके, अब बोलता है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हमें मिलता है, कूलम्स लॉ मिलता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, इसे कूलम्स लॉ को हम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। अगर मान लीजिए दो चार्ज है, कैसा चार्ज होना चाहिए, पहली बात पॉइंट चार्ज होना चाहिए। एक मान लीजिए चार्ज अपना Q1 है और एक है Q2, इनके बीच में डिस्टेंस है R। तो जो कूलम्स ने बोला था, जो फोर्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्ज Q1 Q2, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों के डिस्टेंस के बीच में, दोनों के बीच में जो दूरी होगा उसका स्क्वायर के बीच में होगा। अगर 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 ये चार्जेस प्लस Q1 हुआ प्लस Q2 या माइनस Q1 या माइनस Q2 हुआ, सेम चार्ज हुआ, जो फोर्स लगेगा इनमें रिपल्सिव फोर्स लगेगा, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा रिपल्सिव लगेगा। अगर चार्जेस अपोजिट नेचर के हो गए, अगर मान लीजिए एक प्लस Q है और एक माइनस Q2 है, ओके, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा और अट्रैक्टिव फोर्स होगा। इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसा फोर्स होगा, अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होगा, यानी कि दोनों पास पास आना चाहेंगे। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। और सेम लाइक चार्ज हो, सेम नेचर का चार्ज हो, तो उनके बीच में क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ये हम बाद में देखेंगे। ओके, तो कूलम्स के अकॉर्डिंग टू कूलम्स, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ओके, r क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज। अब देखिए यहाँ पे जब इसको बैलेंस किया गया, एक कांस्टेंट आया, तो फोर्स बराबर बैलेंस इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के बाद हमें एक कांस्टेंट देना पड़ा। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दे तो हमें एक कांस्टेंट देना पड़ता है। ओके, और इसको हम लोग के से डिनोट किए, के Q1
Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कूलम के द्वारा दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिए और आगे इसमें देखते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्स लॉ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग कूलम्स लॉ हम लोग देखेंगे। कूलम्स लॉ और किसके लिए वैलिड है? एप्लीकेबल है ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। के क्या होता है? वह के होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। के है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसकी वैल्यू आती है k इक्वल टू 1/4π/ε। और इसका और वैल्यू मैथमेटिकल टर्म्स में आता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का k का वैल्यू आता है 9 × 10 के पावर 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये होता है k का वैल्यू। और यहाँ पे एप्सिलॉन होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका भी वैल्यू लिख ही लीजिए। एप्सिलॉन का वैल्यू 8.85 × 10 के पावर -12 पर न्यूटन स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर। ओके, ये एप्सिलॉन का वैल्यू होता है, ये तो आपको याद होनी चाहिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग कूलम्स लॉ। जेईई मेंस का रिजल्ट आउट होने वाला है और नीट का फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गया है। सीईटी का भी फॉर्म, एमएसटी सीईटी का भी फॉर्म चालू हो गया फिल करना। जो लास्ट डेट है 1 मार्च है, देख लीजिएगा अपने आप से। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग कूलम्स लॉ। ओके, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग कूलम्स लॉ। थोड़ा इंपॉर्टेंट का राइटिंग गड़बड़ा गया है यार। तो पहला पॉइंट, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। पहले क्या होता है? केवल पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, तो लिख लीजिए इट इज एप्लीकेबल, it is applicable only for point charge। किसके लिए एप्लीकेबल है? पॉइंट चार्ज के लिए। अगर पॉइंट चार्ज दिया गया हुआ है तभी इसे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट समझते हैं। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के बारे में तो बता दिया हूं, 1/4π/ε होता है, ऐसा होता है। इसे बोला जाता है इट इज अ सेंट्रल फोर्स। इट इज सेंट्रल फोर्स मतलब मीन्स, सोचिए सेंट्रल फोर्स क्या होता है? जो मान लीजिए एक चार्ज है Q1 Q2, तो जो फोर्स लगेगी, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इनके सेंटर के बीच में ही लगेगा। क्या होगा? अगर r दूरी पे रखा गया हो तो इनके बीच में सेंट्रल फोर्स ही लगेगा। यानी कि जो फोर्स होगा इनके सेंटर के थ्रू या तो रिपल्सिव हो या अट्रैक्टिव हो। अगर मान लीजिए एक चार्ज Q2 यहाँ पे है, Q1 यहाँ पे, तो जो फोर्स होगा इनके एकदम सेंटर से ही पास करेंगे, इसीलिए इसे सेंट्रल फोर्स भी बोला जाता है। कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट सेंट्रल फोर्स हो गया। It is conservative in nature,
यानी कि कूलम्ब फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव है। इसे हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स भी पढ़ते हैं। जब हम लोग आप लोग मैकेनिक्स पढ़े होंगे तो उस समय टीचर ने बताया होगा कि व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन इन क्लोज पाथ या लूप इज 0। वर्क डन क्या होगा, क्लोज पाथ या लूप में 0 होगा। कंजर्वेटिव फोर्स का ये नियम है। चलिए, इट्स ओनली डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कंजर्वेटिव है, सेंट्रल हो गया और एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। व्हेन नेचर ऑफ both charge are opposite, then electrostatic force are of attractive nature, and while nature of both charge are same, अगर सेम नेचर हो गया then force are repulsive। बच्चा जानता है। अगर कहने का मतलब है कि अगर चार्ज का नेचर सेम हुआ तो फोर्स क्या लगेंगे, रिपल्सिव। अगर अपोजिट है नेचर तो अट्रैक्टिव। अभी जो मैं पहले समझाया था, प्लस क्यू है तो फोर्स क्या लगेंगे, सेम नेचर के तो रिपल्सिव। प्लस क्यू और माइनस क्यू है तो कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। एक और बात लिखिएगा, ये फोर्स कैसा है, सेंट्रल फोर्स है। कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव है। अगर सेंट्रल फोर्स है, if the force is central, central force, then in the absence of any external force, कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो, the angular momentum is conserved। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। अब एक बात भाई, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr। अगर चार्ज है तो चार्ज q है तो q के पास क्या होगा, मास होगा। अगर चार्ज मूव कर रहा है तो v वेलोसिटी से, अगर r डिस्टेंस मूव कर रहा है तो उसका क्या होगा, मोमेंटम क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। आगे बढ़ते हैं। अब अपना यही दो कुछ पॉइंट से इंपॉर्टेंट, आपके पास 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले कंजर्वेटिव नेचर होता है, दूसरा सेंट्रल फोर्स होता है, और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है ए कंजर्वेटिव सेंट्रल हो गया, और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। ओके, फोर्स बराबर क्या आता है, Q1 Q2 अपन r²। के क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है। ओके, के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। के का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, नेक्स्ट क्या था, एप्स नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, जिसका वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻⁻²।
पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। चलिए थोड़ा सा आप एक काम कीजिएगा, अब से एक और चीज, फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ Coulomb's constant K and permittivity of free space F नॉट। इन दोनों का आप हमें क्या बताइए, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिए। जल्दी से हरी आप जल्दी कीजिए, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। सुनिए, के बराबर हम के का यूनिट क्या लाए थे, यूनिट से इसको कर देते हैं। के का यूनिट आया था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। न्यूटन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, न्यूटन क्या है, फोर्स का। न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, mlt-2। ओके, मीटर स्क्वायर, मीटर क्या है, लेंथ है, तो लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर। एल होता है लेंथ के, क्या होता है, एल का। अब कूलम क्या है, चार्ज है, तो चार्ज बराबर क्या होता है, करंट इनटू टाइम। चार्ज का क्या होता है, करंट इनटू टाइम। तो करंट का क्या होता है, एम्पियर, टाइम का टी। इन सबको रख दीजिए, आपको मिल जाएगा। तो न्यूटन का रखते हैं, फोर्स का mlt-2 इनटू मीटर स्क्वायर, तो लेंथ का स्क्वायर, कूलम का पावर -2, तो a के पावर -2 और t के पावर -2। सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो मीटर एक ही है, m एक ही है, तो m के पावर 1, लेंथ इधर एक है इधर 2 है, तो लेंथ के पावर 3, t -2 है, t -2 तो t के पावर -4 और एम्पियर के पावर -2। ये डायमेंशन किसका आया, अपना k का। किसका डायमेंशन आया, कूलम्ब्स कांस्टेंट का है, लिख लीजिए। अब हम एफ नॉट का निकालना चाहते हैं, मैं मिटा दे रहा हूं, आप पॉज करके लिख ले जल्दी से। अब मैं किसका लिखना चाहता हूं, एफ नॉट, फ्री परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एफ नॉट, अच्छा के बराबर आया तो 1/4 पाई एफ नॉट, यूनिट से कर देंगे। एफ नॉट अपॉन आया 1/4 पाई के। 4 पाई तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हटाओ। के का डायमेंशन यूनिट क्या था, ये तो यूनिट है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एफ नॉट का यूनिट क्या हो जाएगा, C-2 n m-2, यानी कि एफ नॉट का जो है उसका सब रिवर्स। तो यानी कि एफ नॉट का इन डायमेंशन क्या था, n के पावर 1 तो -1, l के पावर -3, t के पावर 4 और a के पावर 2। यूनिट से कर दिए, यूनिट से कीजिए या फॉर्मूला से कीजिए या जो भी हो, आना चाहिए अपना। चलिए आगे देखते हैं, कूलम्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, कूलम्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म। और आपको करने आना ही चाहिए कूलम्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म। चलिए तो लिखते हैं कूलम्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कूलम्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म। सबसे पहले हमने देखा कूलम्स लॉ क्या होता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड
बताता है दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगा रहता है। एक मान लीजिए Q चार्ज है Q1, एक चार्ज Q2 है, दोनों के बीच में क्या है, R दूरी है। तो हमने दिखाया था F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये तो नॉर्मल अपना आया था। ओके, जो फोर्स होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो मान लीजिए एक चार्ज Q1 यहाँ पे है और एक चार्ज Q2 यहाँ पे है। हम नहीं जानते हैं Q1 Q2 का नेचर, हमें पता नहीं है कि Q1 पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ओके, Q1 Q2 का हमें नेचर पता नहीं है। तो अगर इसे हम लोग वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखना चाहते हैं तो हम एक अपना ओरिजिन ले लेंगे और यहां से एक Q1 का पोजीशन वेक्टर लिखेंगे जो ओरिजिन से दूरी होता है R1 वेक्टर। R1 पोजीशन वेक्टर है किसका, Q1 चार्ज का। वहीं पे R2 किसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, Q2 चार्ज का। कहां से, ओरिजिन से। अब ओरिजिन से बोल सकते हैं कि Q1 कितना दूर पे है, R1 वेक्टर के दूरी पे है, Q2 कितना है, R2 वेक्टर के दूरी पे है। तो अगर यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, मैं लिख देता हूं, अगर सेम चार्ज हो तो दोनों पे क्या लगेगा, अपोजिट फोर्स लगेगा। अगर मान लीजिए R12 अगर ऐसे करेंगे तो डिस्टेंस ऑफ R1 वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस बिटवीन ओके R12, अगर ऐसे इसको लिखना हो तो R21 लिख सकते हैं कि नहीं। अब इनके जो फोर्स लगेगा, एक Q1 Q2 है, अगर सेम नेचर का होगा तो ऐसे लगेगा। तो हम बोल सकते हैं कि इस पे जो फोर्स लग रहा है F12 फोर्स ऑन Q1 चार्ज ड्यू टू Q2 चार्ज। यहाँ पे लिख सकते हैं फोर्स ऑन F21 फोर्स ऑन Q2 चार्ज ड्यू टू Q1। कोई दिक्कत दिनों पे होता है। अब हमें इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो F21 निकालना है हमें वेक्टर फॉर्म में, तो कैसे निकाल सकते हैं, आप ही बताओ। F21 निकालना तो लिख सकते हैं, पहले तो हम लोग K Q1 Q2 अपॉन कौन सा वेक्टर लेंगे, ये वाला वेक्टर लेंगे, R12 लेंगे, R12 वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू R12 वेक्टर का यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे इसे। तो हमें क्या मिल जाएगा, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। ओके, ऐसा ही हमें लिखना हो, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। कैसे लिखेंगे, K Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू R21 का यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, वेक्टर फॉर्म्स में मिल जाएगा, कोई दिक्कत। अगर यहीं से हम लिख सकते हैं, अगर R12 निकालना हो या R21 निकालना हो तो हम वेक्टर्स का रूल यूज करेंगे। कौन सा रूल, ट्रायंगल्स रूल ऑफ एडिशन यूज करेंगे। वेक्टर का एक प्रॉपर्टी होता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का एक प्रॉपर्टी होता है ट्रायंगल्स लॉ, तो उसका यूज करके हम आगे प्रोसीड करेंगे। चलिए, तो अगर यहाँ से अगर लिखना हो तो अगर हम इसे करना हो तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R का मैग्नीट्यूड इनटू R वेक्टर। R का मैग्नीट्यूड यानी कि R क्या है, इन दोनों के बीच में दूरी। R कैसे निकालेंगे, R21 माइनस R21 को हम R बोल दे या R12 को, दोनों तो इक्वल है ना, तो कैसे निकालेंगे। अगर R21 निकालना हो हमें तो कैसे निकालेंगे, R1 माइनस R2, और R12 निकालना हो तो कैसे लिखेंगे, R2 माइनस R1 वेक्टर। यही तो करेंगे। चलिए, कोई दिक्कत। तो ये क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में हम कूलम्ब्स लॉ भी देख लिए, वेक्टर फॉर्म में भी देख लिए। तो ये होते हैं कूलम्ब्स लॉ इतना ही होता है। कूलम्ब्स लॉ कैसा होता है, कंजर्वेटिव होता है, सेंट्रल होता है, मोमेंटम कंजर्व होता है। ओके, पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल होता है। वहां पे हम लोग प्रोपोर्शनलिटी K का दिखा है,
के क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के क्या होता है 1/4πε0, जिसका वैल्यू आता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। फिर ε0 का भी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी देखे 8.85 × 10⁻² कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमने देखा। ये सब बेसिक बातें थी। इस पे अब बच गया है क्या, क्वेश्चन करना। तो आप जितना इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जितना क्वेश्चन लगाओगे, उतना आप इसमें अच्छे होगे। और कैसे, नोट्स से, आप किसी स्टैंडर्ड बुक उठाओ, उससे क्वेश्चन लगाओ। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, आगे वाले नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे और इस पे कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।